हेलो। आज हम पढ़ेंगे काव्य। काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जा सकता है। रस गंगाधर में रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा गया है। तो अर्थ की रमणीयता के अंतर्गत शब्द की रमणीयता भी समझकर लोग इस लक्षण को स्वीकार करते हैं। तो काव्य के लक्षण, काव्य की उत्पत्ति के समय से ही उसके लक्षणों पर विचार होने लगा। पाठक सहृदय के लिए काव्य किसे कहेंगे या कविता क्या है, वह मूलभूत प्रश्न है जिसकी विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न दृष्टिकोण से व्याख्या की है। कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न हो उसे काव्य कहते हैं। कवेरिंद कार्य भावो वा, कवि को सर्वज्ञ और दृष्टा भी माना गया है। अब भरत मुनि ने काव्य किसे कहा है कि काव्य के लक्षणों पर विचार करने वाले पहले आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित नाट्यशास्त्र में नाट्य को ही साहित्य या काव्य भी माना गया है। राजशेखर ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। हालांकि भरत ने स्पष्टतः किसी काव्य लक्षण का उल्लेख नहीं किया है। भरत ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का वर्णन किया है और काव्य कला की प्रशस्ति इस प्रकार दी है। तो इसमें 7 विशेषताएं वर्णित हैं, जैसे मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमता, नृत्योपयोग योग्यता, बहुकृत रस मार्गता तथा संधि युक्तता। इसमें 5वां तथा 7वां नाटक की दृष्टि से वर्णित है। शेष में गुण, रीति, रस एवं अलंकार का वर्णन है। तो भामह के अनुसार काव्य लक्षण का वास्तविक विकास भामह से होता है। उनके अनुसार शब्द एवं अर्थ का सहभाव ही काव्य है। शब्दार्थो सहितो काव्यम। वे कहते हैं कि जहाँ शब्द और अर्थ परस्पर सहित भाव या प्रतिस्पर्धा करते हुए सामने आते हैं, वहाँ शब्दार्थ सन्निधि में काव्यत्व होता है। भामह के अनुसार शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का स्वभाव ही काव्य सौंदर्य का द्योतक है। वे शब्द और अर्थ को समान महत्व देते हुए दोनों के प्रतिस्पर्धा और सामंजस्य की उपयोगिता सिद्ध करते हैं। शब्द और अर्थ के इसी प्रतिस्पर्धा और सामंजस्य से चारुत्व अर्थात सौंदर्य की निष्पत्ति होती है, जिसे बाद में पंडितराज जगन्नाथ ने रमणीयता कहा है। दंडी के अनुसार शरीरम ताउदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात काव्य का शरीर वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली पदावली होती है। डॉक्टर नगेंद्र ने भामह के काव्य लक्षण से दंडी के काव्य लक्षण की समता का विश्लेषण किया है। नगेंद्र के अनुसार इष्टार्थ को अभिव्यक्त करने वाला शब्द और शब्दार्थ का साहित्य सहभाव या सामंजस्य एक ही बात है, क्योंकि कोई शब्द इष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति तभी कर सकता है जब शब्द और अर्थ में पूर्ण सहभाव या सामंजस्य हो। वामन के अनुसार रीतिरात्मा काव्य से, रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन ने काव्य का कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया है, किंतु रीति वर्णन में उनके विचार उपलब्ध होते हैं। उनके अनुसार सौंदर्य के कारण काव्य ग्राह्य होते हैं और अलंकार को ही सौंदर्य कहते हैं। तो काव्यम ग्राह्यमलंकाराता सौंदर्यमलंकारा, सौंदर्यम अलंकारा। काव्य में सौंदर्य दोषों के त्याग और गुणों के ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है। वे गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को ही काव्य कहते हैं। वामन अलंकारों की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व देकर के काव्य चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। साथ ही भामह और दंडी के विचार परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। रुद्रट के अनुसार तो इनमें काव्य के लक्षण के विवेचन के क्रम में रुद्रट की कोई महत्वपूर्ण देन नहीं है। वे शब्द और अर्थ दोनों को ही काव्य मानते हैं। जैसे उन्होंने परिभाषा दी कि शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य है। कुंतक के अनुसार अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ काव्य है, कि भाई ऐसा काव्य जिसमें शब्द अर्थ के साथ अलंकार भी हो। तो वे अलंकार को काव्य के बाह्य सौंदर्य का विधायक न मान करके उसका मूल आधार स्वीकार करते हैं। वे काव्य का व्यवस्थित लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि काव्य मर्मज्ञों को आह्लादित करने वाली वक्रतामय कवि कौशल युक्त रचना में स्थित शब्द और अर्थ ही काव्य है।
वे शब्द और अर्थ दोनों को सहभाव को काव्य मानते हैं। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम त्वदिता आह्लादकारिणी। मम्मट के अनुसार आचार्य मम्मट का लक्षण प्रौढ़ एवं सुदीर्घ चिंतन का परिणाम है। उनके अनुसार दोष रहित, गुण सहित तथा यथासंभव अलंकार युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। तो उन्होंने काव्य में अलंकार की स्थिति वैकल्पिक मान करके उसे गौण बना दिया है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में मम्मट ने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि कहा काव्य में शब्द और अर्थ का स्वभाव दोष रहित, गुण सहित और कहीं पर बिना अलंकृति के भी होता है। तो अदोष तात्पर्य है काव्य दोषों जैसे क्लिष्ट, श्रुतिकटुत्व, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व आदि दोषों से रहित होना चाहिए। गुण का तात्पर्य है भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट काव्य गुणों जैसे माधुर्य, ओज, समता, समाधि, श्लेष आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे शब्दार्थों के संयोजन में कहीं कहीं बिना अलंकार के भी काम चल सकता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। जहाँ आचार्य विश्वनाथ ने पहली बार शब्दार्थ की जगह वाक्य में काव्यत्व की स्थिति मानी है। उनका कहना है कि केवल सुंदर शब्दों को एक साथ रख देने से काव्य नहीं हो जाता। काव्य तो तब होगा जब वे सब एक वाक्य का रूप लेकर आएँ और वाक्य भी रसात्मक होना चाहिए। रसात्मक के भीतर चारुत्व, दोष रहित, गुणों का समावेश और समुचित अलंकार विधान भी आ जाता है। दरअसल यहाँ पर आचार्य ने अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों के मंतव्यों का समावेश करके उसे रस से जोड़ करके काव्य तत्व के रूप में रसात्मकता को मान्यता दी, जो कि उचित ही था। फिर पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। रमणीय का अर्थ वही पूर्ववर्ती रसात्मकता है। यहाँ मौलिक स्थापना यह है कि काव्यत्व शब्द में निहित होता है, न कि संपूर्ण वाक्य में। तो रमणीयता या चारुत्व की स्थिति शब्द में मानने के पीछे वेदांत दर्शन और व्याकरण को आधार बनाया गया है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सभी आचार्यों में मम्मट, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ के लक्षण अधिक व्यवस्थित तथा भारतीय काव्य लक्षण अवधारणा के 3 चरण हैं: अदोषता, रसवता और रमणीयता। तो इन तीनों विशिष्टताओं से युक्त लक्षण प्रस्तुत करके संस्कृत आचार्यों ने काव्य में भाव, कला एवं बुद्धि का समाहार किया है। हिंदी में रामचंद्र शुक्ल ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तो शुक्ल जी की ये परिभाषा बताती है कि भारतीय साहित्य शास्त्र व्यावहारिक एवं संतुलित है। रस से उसका अभिप्राय आनंद बोध अथवा सौंदर्य बोध से है। रमणीयता जीवन के उस तत्व का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें अलौकिक भावना का सौंदर्य निहित होता है, जो लोक जीवन को प्रभावित करता है। तो जीवन का राग झंकृत करने वाले काव्य लक्षण की प्रस्तुति भारतीय काव्य शास्त्र की उपलब्धि है, जिसमें उसके बाह्य एवं आंतरिक पक्षों का समन्वय हुआ है। तो ये हमने पढ़ा काव्य के